हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे थे परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। और इससे पहले हम 3 आपके वीडियो लेक्चर्स में इसके बारे में आकर में बात कर चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं, लास्ट हमने बोर मॉडल कंप्लीट कर लिया था, सोमरफील्ड मॉडल की बात कर ली थी। अगला आता है डी ब्रॉगली सिद्धांत। देखो दोस्तों, जो लाइट है, प्रकाश है, उसकी द्वैत प्रकृति होती है। वो कण और तरंग दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। जो लाइट या प्रकाश है उसकी प्रकृति कैसी है? द्वैत प्रकृति है, ड्यूअल नेचर है। वो किस किस के गुण प्रदर्शित करता है? कण के और तरंग के। लाइट में आपके पार्टिकल नेचर भी है और लाइट का वेव नेचर भी है। पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं अपने पास, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। पार्टिकल नेचर को प्रदर्शित करने के लिए जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं जिसको अपन। जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन है जिसको हम कहते हैं कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। जैसे आपका क्रॉम्पटन इफेक्ट है। तो ये सभी जो इफेक्ट हैं ये प्रदर्शित करते हैं कि प्रकाश जो है उसकी प्रकृति कैसी है? कणीय प्रकृति है, पार्टिकल नेचर है। जबकि इसके वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए जैसे प्रकाश का परावर्तन है, जैसे प्रकाश का अपवर्तन है, व्यतिकरण है, ये सभी गुण हैं। इनको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस वगैरह। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपके किसको एक्सप्लेन करती हैं? उसके वेव नेचर को एक्सप्लेन करती हैं। जो लाइट है, जो प्रकाश है, उसका ड्यूअल नेचर है, द्वैत प्रकृति है। वो प्रकाश कण और तरंग दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। कणीय गुण या पार्टिकल नेचर को प्रदर्शित करने के एग्जाम्पल क्रॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप जानते होंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसका अर्थ यह है कि जैसे कोई मेटल है, उस मेटल सरफेस पर निश्चित आपकी फ्रीक्वेंसी की लाइट, फ्रीक्वेंसी को अपन बोलते हैं, भूल गया यार, हाँ, कोई मेटल सरफेस है, उस मेटल सरफेस पर निश्चित फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति की जो लाइट पड़ती है, तो धातु के सरफेस पर जब लाइट पड़ेगी निश्चित फ्रीक्वेंसी की, तो उस धातु के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है ये। और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कहलाते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मेटल से लाइट स्ट्राइक हुई, उस लाइट ने टक्कर मार करके इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ये गुण किसका है? कण का गुण है, तो कणीय गुण प्रदर्शित हो रहा है। ब्लैक बॉडी, कृष्णिका किसको कहते हैं? किसी धातु का, जैसे टंगस्टन का एक खोखला गोला ले लो, होलो स्फीयर, खाली गोला, उसमें छोटा सा छेद करो और छेद करके उसके अंदर की सरफेस को पूरा काला कर दो। उस स्थिति में उस पर किसी भी आवृत्ति का, किसी भी तीव्रता का प्रकाश डालेंगे, वो उसको अवशोषित कर लेगा। एक नियरली परफेक्ट एब्जॉर्बर का काम करने वो लग जाती है, वो कहलाती है कृष्णिका। ब्लैक बॉडी कहते हैं जिसको। तो उसको बनाने के लिए हमने क्या लिया? टंगस्टन का एक होलो स्फीयर ले लिया, उस होलो स्फीयर में एक छेद करके और उसके सरफेस को अंदर से पूरा काला कर दिया। फिर उसमें से आप किसी भी इंटेंसिटी की लाइट डालिए, उन सभी लाइट को वो क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। कणीय गुण इससे प्रदर्शित नहीं होता। कणीय गुण इससे प्रदर्शित होता है कि जब उस कृष्णिका को गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर जो लाइट हमने एब्जॉर्ब करवाई थी वो उस पूरी लाइट को क्या करता है? एमिट करता है, बाहर भी निकाल देता है। तो उस कृष्णिका ने उन तरंगों को अवशोषित किया और बाद में गर्म करने पर बाहर निकाल दिया, यानी कि स्टोर करके रखा। ये स्टोर करने का गुण किसका होता है? कणों का होता है, पार्टिकल नेचर है। और जो आपके परावर्तन, अपवर्तन और व्यतिकरण वगैरह हैं, ये किसके हैं? तरंग के गुण। जैसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति है और उस प्रकाश की, लाइट की द्वैत प्रकृति या ड्यूअल नेचर को बताने के लिए ये अपने पास प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह से जो स्मॉल, तो हम बात कर रहे थे कि जैसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति है, इसी प्रकार से कोई स्मॉल मूविंग पार्टिकल है, स्मॉल मूविंग पार्टिकल
सूक्ष्म गतिशील कण, और सूक्ष्म गतिशील कण का नाम लेते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले कौन आता है? इलेक्ट्रॉन। कोई सूक्ष्म गतिशील कण है, उस सूक्ष्म गतिशील कण की भी द्वैत प्रकृति है। जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाने लग रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की भी कैसी प्रकृति है? द्वैत प्रकृति है। वो कण का व्यवहार करता है, कण है, और कण के साथ साथ वो तरंग रूप में भी अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो इसको कहते हैं द्वैत प्रकृति। तो जो डी ब्रोगली का सिद्धांत है, ये सिद्धांत द्वैत प्रकृति का सिद्धांत कहलाता है, ड्यूअल नेचर कॉन्सेप्ट। और ये क्या कहता है कि जैसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, प्रकाश तरंग के साथ साथ कण के गुण भी प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार से सूक्ष्म गतिशील कण, स्मॉल मूविंग पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, उनकी भी द्वैत प्रकृति है। वो भी तरंग के साथ साथ कण के साथ साथ तरंग का गुण भी प्रदर्शित करते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं पार्टिकल यानी कण मान लेता हूं, तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी क्या होगी? mc²। और अगर मैं उसको तरंग मान लेता हूं, पार्टिकल मान लिया तो एनर्जी mc² हो गई, और अगर वेव मानूं तो प्लांक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार उसकी एनर्जी क्या होगी? E बराबर hν। ये इलेक्ट्रॉन की कण रूप में ऊर्जा है, ये इलेक्ट्रॉन की तरंग रूप में ऊर्जा है, लेकिन जो दोनों ऊर्जाएं हैं वो हैं किसकी? इलेक्ट्रॉन की। इसलिए mc² का मान hν के बराबर होगा। ये पार्टिकल फॉर्म की एनर्जी है, ये वेव फॉर्म की एनर्जी है, दोनों एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, तो mc² = hν। न्यू आवर्ती फ्रीक्वेंसी, इसका मान होता है c/λ। c प्रकाश का वेग है और लैम्डा वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है। तो न्यू की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, देन mc² = hc/λ। c से स्क्वायर कैंसिल होगा, h/λ = mc। देन लैम्डा = h/mc। लैम्डा का मान क्या आ जाएगा? h/mc। यहां पर c जो है वो प्रकाश का वेग है। किसी भी पार्टिकल के वेग को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? v से। तो लैम्डा का मान आएगा क्या? h/mv। यहां पर h प्लांक नियतांक है, m द्रव्यमान है, v वेग है, जिस कण के बारे में बात कर रहे हैं उसकी, और mv द्रव्यमान गुणा वेग। ये क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग होता है त्वरण, एक्सीलरेशन। द्रव्यमान और h यहाँ प्लांक्स कांस्टेंट है, और आपका mv द्रव्यमान गुणा वेग, इसको हम क्या बोलते हैं? संवेग, मोमेंटम, p से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा का मान क्या हो गया? h/p। यानी कोई स्मॉल मूविंग पार्टिकल जब तरंग का रूप प्रदर्शित कर रहा है, तो उसके तरंग रूप में जो तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ होती है वेव फॉर्म की, उस पार्टिकल की वेव फॉर्म की वेवलेंथ का मान होता है h/p। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी पार्टिकल की वेव फॉर्म की जो वेवलेंथ होती है, वो उसके मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक चीज और ध्यान रखें, जिस कण के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस कण का द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, उसकी तरंग रूप की तरंग दैर्ध्य में क्या होगी? कमी होगी। मीन्स लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। ये भी ध्यान रखें। डी ब्रोगली ने हमें यह बताया है कि जो सूक्ष्म गतिशील कण होते हैं, स्मॉल मूविंग पार्टिकल, उनका ड्यूअल नेचर है, द्वैत व्यवहार है। वो कण हैं, लेकिन कण के साथ साथ तरंग का रूप भी प्रदर्शित करते हैं, और उनके तरंग रूप में जो तरंग दैर्ध्य होती है उसका मान क्या आता है? लैम्डा बराबर h/p। अर्थात किसी भी कण की द्वैत प्रकृति में तरंग रूप की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो उसके संवेग यानी मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जिस कण के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस कण का
द्रव्यमान बढ़ेगा तो द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ उस कण की तरंग दैर्ध्य के मान में क्या होगी, कमी होगी। ये कॉन्सेप्ट है डी ब्रोगली का। जो डी ब्रोगली है, इस डी ब्रोगली ने एक चीज और बताई थी। बोर ने कहा था ना, आपको ध्यान होगा, ये तो आपने समझ लिया। बोर ने एक चीज बताई थी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन ऊर्जा स्तरों में घूमता है, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ओनली दोज एनर्जी लेवल्स जिनके लिए कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम h/2π का पूर्ण गुणज हो। mvr का मान nh/2π हो, केवल उन कोशों के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। तो ये चीज बताई बोर ने थी, और इसको प्रैक्टिकल एक्सप्लेन किसने किया, इसको प्रैक्टिकल एक्सप्लेन किया डी ब्रोगली ने। तो ये बात हुई हमारे डी ब्रोगली की। डी ब्रोगली प्रयोग के बारे में कुछ बातें और हैं, जैसे ये जो डी ब्रोगली का जो एक्सपेरिमेंट है, ये याद रखें, एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है इन पर कि ये भारी कणों पर लागू नहीं होता है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके पूछ लिया जाता है कि ये भारी कणों पर जो है वो लागू नहीं होता है। अगली चीज, इसका जो प्रायोगिक सत्यापन है, उस प्रायोगिक सत्यापन को करने वाले जो व्यक्ति हैं, डी ब्रोगली समीकरण का जो प्रायोगिक सत्यापन है वो किया है डेविसन और जर्मर ने। किसमें? अपने इलेक्ट्रॉन विवर्तन प्रयोग में। साइंटिस्ट का नाम है डेविसन और जर्मर। अपने विवर्तन प्रयोग में उन्होंने डी ब्रोगली के इस प्रिंसिपल का, द्वैत प्रकृति के सिद्धांत का प्रायोगिक रूप से सत्यापन किया है। तो ये आपकी कंप्लीट जो कंक्लूजन है वो किसके बारे में हुआ, डी ब्रोगली के बारे में। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं हाइजेनबर्ग की। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने दोस्तों एक कॉमन सेंस की चीज बताई है, छोटी सी। क्या? कि जैसे किसी वृत्ताकार पथ में कोई कण चक्कर लगा रहा है और उस वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाने के दौरान कोई व्यक्ति है, वो इस वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है सपोज। तो जब वो चक्कर लगा रहा है तो चक्कर लगाते लगाते हम ये पूछें कि भाई तुम्हारी लोकेशन बताओ, एग्जैक्ट पोजीशन बताओ, स्थिति बताओ, तो क्या चलते हुए कण की यथार्थ स्थिति पता चल सकती है? भाई हम बताएंगे कि इस जगह पर है इसकी पोजीशन, तब तक ये यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पोजीशन है तब तक यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पोजीशन है तब तक यहाँ। जो पार्टिकल मूव कर रहा है, जो पार्टिकल गति कर रहा है, उसकी पोजीशन लगातार परिवर्तित हो रही है, और पोजीशन लगातार परिवर्तित हो रही है तो उसकी सही स्थिति के बारे में बता पाना संभव नहीं होगा। दूसरी चीज, जब ये चल रहा है ना तो इसका संवेग बता सकते हैं। मोमेंटम पूछा जाए तो मोमेंटम बताया जा सकता है। द्रव्यमान पता है, वेग पता है, संवेग निकल जाएगा, स्थिति नहीं निकल सकती। और अगर सही स्थिति बतानी है तो सही स्थिति बताने के लिए इसको रोको, और अगर हमने इसको रोक दिया तो पहली तो घटना ये होगी कि गिर जाएगा, इसमें पटक जाएगा नीचे, और गिरेगा भी नहीं तो रोकने पर स्थिति सही पता चल गई, लेकिन संवेग कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन को रोक भी नहीं सकते, तो जो भी पोजीशन या मोमेंटम, स्थिति और इसका संवेग जो कुछ भी बताना है वो चलते चलते बताना है। हाइजेनबर्ग क्या कहता है? हाइजेनबर्ग ये कहता है कि किसी वृत्ताकार पथ में कोई कण चक्कर लगा रहा है तो उस चक्कर लगाते हुए कण की, यानी कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की सही पोजीशन और सही मोमेंटम, स्थिति और संवेग,
इन दोनों का सही सही मापन करना संभव नहीं है। अगर सही स्थिति पता करेंगे तो संवेग अनिश्चित होगा, और संवेग सही सही पता करेंगे तो स्थिति अनिश्चित होगी। तो अगर इनका एक साथ मापन करें तो दोनों के मापन में अनिश्चितता आती है, त्रुटि आती है। स्थिति में त्रुटि डेल्टा एक्स, संवेग में त्रुटि डेल्टा पी है। तो इनका जो प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 ये समीकरण दिया है किसने? हाइजेनबर्ग ने। दूसरी चीज P क्या है? मोमेंटम। खोल के लिखें इसको, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 एम को इधर भेज दो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 एम। इट इज द फाइनल इक्वेशन फॉर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ये कहता है कि कोई भी स्मॉल मूविंग पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है नाभिक के चारों तरफ, तो उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही मोमेंटम, संवेग, दोनों एक साथ ज्ञात करना संभव नहीं है। एक को ज्ञात करोगे दूसरा निश्चित हो जाएगा। दोनों को एक साथ अगर ज्ञात करते हैं तो उनके मापन में अनिश्चितता आएगी, और जो अनिश्चितता होती है उस अनिश्चितताओं का गुणनफल, स्थिति की अनिश्चितता और संवेग की अनिश्चितता का गुणनफल जो है, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 ये अपने पास इक्वेशन आ गया। ये स्थिति की अनिश्चितता, ये वेग की अनिश्चितता है, इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 एम है। यहाँ पर फिर एक सवाल हमारे दिमाग में आता है कि भाई इस चिन्ह का मतलब क्या है? अगर हमें दिया जाए कि कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी स्थिति की अनिश्चितता इतनी है और आपके वेग की अनिश्चितता इतनी है, तो उनका गुणनफल ज्ञात करिए, या स्थिति की अनिश्चितता और बाकी चीजें दे करके संवेग की अनिश्चितता पूछे, इस तरह का कुछ भी आए, तो हमें आंसर निकालने के लिए क्या करना है? न्यूमेरिकल्स में इस चिन्ह को भूल जाओ, डायरेक्ट क्या लगाना है? इक्वल का साइन लगाना है। इससे संबंधित आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है? यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू हटा करके साइन किसका लेना है? इक्वल का साइन आपको यूज करना है। हाइजेनबर्ग के बाद आता है इरविन श्रोडिंगर। जो इरविन श्रोडिंगर है, इसने तरंग समीकरण दिया था, वेव इक्वेशन दिया था। इसने आइडेंटिफाई किया था एक फंक्शन को, तरंग फलन को, जो होता है साई। पिसाई नहीं बोलना, इसको क्या बोलते हैं? साई। इसको आइडेंटिफाई किया इसने, तरंग फलन को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ में, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, उसका नाम कोश है। उस कोश की खोज करने वाला है नील्स बोर। उन कोशों के अंदर एसपीडीएफ उपकोश पाए जाते हैं। उन उपकोशों की खोज करने वाला व्यक्ति कौन है? सोमरफील्ड। और उन उपकोशों में कक्षक हैं। इन कक्षकों की खोज किसने की थी? इरविन श्रोडिंगर ने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किताबों में जो है शायद आपको सहजता से उपलब्ध ना हो, इन चीज़ों को ध्यान रखें। बोर ने कक्ष की खोज की है, सब जानते हैं इस चीज़ को, सब जगह लिखा हुआ है। उपकोशों की खोज सोमरफील्ड ने की है, और कक्षक की खोज किसने की है? श्रोडिंगर ने की है। सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति कक्षक के बारे में कौन था? श्रोडिंगर था। श्रोडिंगर तरंग समीकरण ये लिखा जाता है इस तरह से, डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। ये आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है दोस्तों। इसको काट करके छोटा कर देते हैं, ये आता है लैप्लेशियन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? लैप्लेशियन ऑपरेटर।
स्क्वायर साई, इसको काट करके इतना बना दिया, प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। ये आपका श्रोडिंगर का तरंग समीकरण है। समीकरण इसने बता दिया। जो डेरिवेशन है इसका, वो डेरिवेशन आपके पीजी क्लासेस में आता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, एमएससी प्रीवियस में है। बाकी अभी आपको डेरिवेशन की इसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, उससे कंक्लूजन क्या निकल करके आ रहा है वो सुने आप। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन किस जगह पर होगा उस जगह को आइडेंटिफाई करने में अपनी हेल्प करता है श्रोडिंगर। एक चीज सोच के देखिए आप, सपोज स्पेस में कोई कमरा है, बड़ा हॉल है, उसके अंदर कोई व्यक्ति एक इलेक्ट्रॉन रख करके छोड़ आया। मैं हूं, मैंने इस जगह पर एक इलेक्ट्रॉन रख दिया और मैं बाहर चला गया। अब मैं आपसे जाकर के कहता हूं कि भाई अंदर जाकर के वो इलेक्ट्रॉन ढूंढ के ला, तो क्या इतने बड़े रूम के अंदर उस छोटे से इलेक्ट्रॉन को, परमाणु नहीं दिखता, माइक्रोस्कोप से नहीं दिखता, उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन होता है जो बहुत ज़्यादा छोटा है, क्या उसको लोकेट करना पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता संभव है, बिल्कुल नहीं है, इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं आपको अगर एक क्लू दे दूं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, ये जो 3 अक्ष हैं, एक्स वाई जेड अक्ष पर मैं बता दूं कि भाई एक्स अक्ष पर वो 3 फीट, वाई अक्ष पर 4 फीट और जेड अक्ष पर 6 फीट इन डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे उसको किस जगह पर ढूंढना है। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इलेक्ट्रॉन के, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक फंक्शन बना दिया गया साई। इस साई का जो स्क्वायर है, साई स्क्वायर, ये बताता है इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटीज को, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता। साई किसको बताता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटीज, इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना को। किसी परमाणु में वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना अधिकतम होती है, साई स्क्वायर का मान, तरंग फलन साई के वर्ग का मान मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, उसको हम कक्षक या ऑर्बिटल कहते हैं। जिस जगह पर इस साई स्क्वायर का मान मैक्सिमम है, मींस इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैक्सिमम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम है, उसको हम क्या कहते हैं? कक्षक या ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन मिलने की यहाँ संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं, 95, 96, 94, 30%, 90 इतने परसेंट तक होती है। 100% लोकेट तो कुछ भी नहीं कर सकता। संभावना बता दी कि भाई 95% पॉसिबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन के मिलने की इस जगह पर है, कहाँ? जहाँ साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। वो जगह क्या कहलाती है? कक्षक या ऑर्बिटल। और जिस जगह पर इस साई स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है वो कहलाती है नोड। और ये होते हैं 2 तरह के, नोडीय पृष्ठ, नोडल सरफेस कहते हैं जिसको, और नोडीय तल। तो नोड का अर्थ होता है वो जगह किसी भी एटम के अंदर जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटीज 0 हैं, वो जगह क्या कहलाती है? नोड कहलाती है। तो इसने 2 चीजें बता दी अपन को श्रोडिंगर ने। पहली चीज, एटम के अंदर जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा हैं वो जगह कक्षक या ऑर्बिटल कहलाती है, और एटम के अंदर जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन मिलने की कोई संभावना नहीं है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है नोड। नोडीय पृष्ठ ये आपके ऊर्जा स्तरों के मध्य पाए जाते हैं, मुख्यतः एस कक्षकों के मध्य इसको प्रदर्शित किया जाता है। और जो नोडीय तल हैं वो आपके 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? 2 प्रकार कौन कौन से नोडीय तलों के? एक तो होती है रेडियल नोड्स और एक होती है एंगुलर नोड्स, एंगुलर और रेडियल नोड्स। तो ये 2 तरह की होती हैं। नोडल सरफेस एस ऑर्बिटल्स के बीच में होते हैं, मेनली वहाँ रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ऐसे समझें नोडल सरफेस को आप कि ये पहला ऊर्जा स्तर और ये दूसरा ऊर्जा स्तर।
आपके सामने से दिखना रिप्रेजेंट, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है। न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट एनर्जी लेवल, फिर ये सेकंड एनर्जी लेवल। तो इस फर्स्ट और सेकंड के जो बीच की जगह होगी, उस बीच की जगह में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना नहीं होगी, तो वहाँ साई स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी, तो वो क्या कहलाएगा, वो नोड कहलाएगा। तो दो चीज़ों की जानकारी हमें श्रोडिंगर इक्वेशन से मिली कि जिस जगह इलेक्ट्रॉन मिलता है वो नोड, वो आपके कक्षक कहलाता है, ऑर्बिटल कहलाता है, और जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना नहीं होती वो जगह क्या कहलाती है, वो जगह कहलाती है नोड। दोस्तों, आज की क्लास में हमने डी ब्रोगली प्रिंसिपल, जो आपका द्वैत प्रकृति का सिद्धांत है, उसके बारे में, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में, और आपके लास्ट में श्रोडिंगर तरंग समीकरण जो आपके कक्षक और नोड इनके बारे में व्याख्या करता है, उसके बारे में बात की। रिमेनिंग जो है वो आपके अगले इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर, अगले और लास्ट बिल्कुल फाइनल जो लेक्चर होगा, उसमें बची कुछ चीज़ों के बारे में, जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।